तो देखिए ये जो है दंत फार्मूला यानी डेंटल जो फार्मूला, दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं। अब जितनी संख्या इसमें है उतनी ही इस साइड में है ना, जितनी राइट साइड में है उतनी ही लेफ्ट साइड में है, और जितना नीचे है, नीचे के जबड़े में है, उतनी ही दांतों की संख्या ऊपर के जबड़े में है। यानी ये चौथाई है हम देख रहे हैं। अब इसी जितनी संख्या है इसको हम 4 से गुणा कर दें तो ये 32 दांत निकल आएंगे, यानी टोटल 8 दांत होने चाहिए यहाँ पर। अब देखिए कैसे 8 हैं। ये जो आपका कृंदक है 2 है, कैनाइन 1 है, अग्र चवर्णक 2 है और चवर्णक 3 है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंसाइजर यानी कृंदक, इंसाइजर है 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन, कैनाइन आ गया 2, 1 ऊपर 1 नीचे, यहाँ भी अभी इससे 2 गुना करेंगे हम। तो फिर उसके बाद आया प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, ठीक, 2 नीचे भी 2। फिर आया मोलर, मोलर आया 3 और नीचे भी 3। अब जोड़िए कितना हुआ, इसको अगर देखा जाए तो ये हुआ 2, 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8/8। ठीक है, अब चूंकि 8/8 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 16/16, और ये फिर आ जाएगा 32। तो ये आपकी 32 है। ठीक है, 32 दांत है टोटल। ये आपका दंत सूत्र है, डेंटल फार्मूला है। अगर पूछते हैं तो आप सिंपल सा यही याद रखेंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। 2 आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं वीडियो, उसी समय आप अपने जीभ से अपने दांतों को छू कर भी महसूस कर सकते हैं। आगे का यहाँ वाले से शुरू करेंगे। ये जो बीच में फाड़ है यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, और ऊपर नीचे। तो एक साइड का बस देखिए, 1 2, ये इंसाइजर है, ठीक है, कृंदक है। ये जो नोकीला वाला है, ठीक है, ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, नोकीला वाला, जिससे फाड़ने के काम में आते हैं, जिससे आप गन्ना खींचते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्रीमोलर। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आइए हम आगे देखते हैं। मुख गुहा, यानी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। इसी में आपका दांत है, जबड़ा है, और फिर आपका जीभ है, और लार ग्रंथियां हैं जो स्रावित होती हैं यहाँ पर। तो जीभ पर आइए देख लेते हैं। जो जीभ होती है, ये एक मस्कुलर एक ऑर्गन है, मसल है, यानी मांसपेशिया, मांस का एक टुकड़ा है, ऐसा समझिए, जो बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। सबसे एक्टिव मसल यहीं की है बॉडी में, और इसके सरफेस पे ऊपर चिकना नहीं है, खुरदुरी सरफेस है। अगर ध्यान से देखें जीभ को तो बहुत सारे छोटे छोटे उभार होते हैं इस पर। ठीक है, ये जो उभार होते हैं इनको हम पैपिले बोलते हैं, छोटे छोटे अंकुर, अंकुर, अंकुर बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे पैपिले। ठीक, और यही जो अंकुर है पैपिले, इसको एक टुकड़ा हम बाहर लेके आते हैं
तो ये है, इसमें बहुत सारी धमनियाँ, खून बहुत तेजी से प्रवाहित होता है, और ये इसमें एक ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्वाद को पहचान लेती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेस्ट बड बोलते हैं, टेस्ट बड यानी स्वाद कलियां। ये स्वाद कलियां होती हैं इन पर, ठीक है। तो ये है स्वाद कलियां, जो कि आपके भोजन का खट्टा है, मीठा है। तो जीभ का जो अग्र पार्ट है, ये जो बाहर आगे वाला पार्ट है, ये स्वीट यानी मीठा स्वाद पहचानता है। कोई भी मीठी चीज आप खाएंगे तो यहां अगर टच होगा पकड़ लेगा। इसके पीछे फिर नमकीन और फिर खट्टा, लेकिन लास्ट में इधर यहाँ बिटर टेस्ट आता है, महसूस होता है। बिटर यानी कड़वा। तो कड़वा, मीठा, नमकीन और खट्टा, ये टेस्ट आपका पहचानता है ये टेस्ट बड। जो पेपिले हैं इन्हीं को टेस्ट बड बोलते हैं। अंकुर है ना, छोटे छोटे अंकुर होते हैं। ये होता है जीभ का कार्य। दो, एक तो टेस्ट बड वाला कार्य होता है, दूसरा आपको खाने के मूवमेंट को करता है। जो भोजन आपने खाया है उसको आपके दांतों के नीचे ले जाएगा, अलग अलग जगह पे, कभी इस लोकेशन पे, कभी इस लोकेशन पे, साथ में उसमें लार घोलता जाएगा। जीभ के जस्ट नीचे एक लार ग्रंथि होती है, ठीक है। तो सबलिंगुअल, उसको सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो आपको बहुत तेजी से लार निकालती है। वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी। अब लार में, लार के अंदर क्या आता है? लार के अंदर होता है एंजाइम। एंजाइम जो आपका पाचन करता है, एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इसके अलावा आपको भोजन को पचने में तेजी से सहायक करता है। कैटालिटिक एक्शन होता है। कैटालिटिक मतलब कोई भी जो रासायनिक प्रक्रिया है, अगर अपने नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, अपनी नॉर्मल गति से चल रही है, सामान्य गति से, तो उस गति को ही बढ़ा देगा। जितना समय लग रहा था नॉर्मली, उससे बहुत कम समय लगेगा अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए। यानी कैटलिस्ट की ही कैटेगरी में एंजाइम आता है। तो एंजाइम जो होता है खाने के लिए, इसीलिए कुछ लोगों का जैसे पाचन तंत्र थोड़ा खराब होता है तो उनको सिरप दिया जाता है अलग से पाचन वाला, उसमें एंजाइम्स बहुत होते हैं। जो आपके फल फ्रूट होते हैं, पपीता हो गया, ये सब, इनमें बहुत एंजाइम पाया जाता है। उसको खाने से आपका पाचन अच्छा हो जाता है। तो हम ये एक थोड़ा सा इस पर आते हैं कि इसके आगे इसोफेगस होता है। देखिए, जो हमारा मुख है, ये यहाँ पर आके कनेक्ट होता है एक फूड पाइप से। फूड पाइप और विंड पाइप दो एक साथ ही एक जगह पर कनेक्ट होती हैं। जो हमारा मुख है, ठीक है, यहाँ पर गर्दन है, यहीं पर एक तो हाइवॉइड बोन होगी जो कार्टिलेज की होगी। कार्टिलेज मतलब हड्डी जैसी संरचना होती है, जो थोड़ी हड्डी से हल्की होती है, लेकिन ये बोन है, ये बोन है, इसको बोलते हैं हाइवॉइड बोन। और फिर इसी से जुड़ा होता है 2 पाइप, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। तो जो विंड पाइप होता है वो आगे की ओर होता है। जो हम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आगे की ओर विंड पाइप होगा, इसके जस्ट पीछे होगा फूड पाइप। तो खाने की जो पाइप होती है और ये वो यहीं पर आके जुड़ जाती है, ठीक है। एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक तरह का ढक्कन होता है, जो जब भी आप सांस लेंगे तो एपिग्लॉटिस खाने वाली पाइप, फूड पाइप बंद कर देगा और सांस लेने वाली पाइप खुल जाएगी, आप सांस लेंगे। जैसे ही आप कुछ खाना चाहते हैं या जैसे बीच बीच में लार घोट लेते हैं या कुछ करते हैं, कुछ भी पानी पीना चाहते हैं, उस समय ये जो एपिग्लॉटिस है, ये संरचना है, ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाएगा। सांस वाली नली का विंड पाइप बंद हो जाएगी और फूड पाइप खुल जाएगी, तो खाना इसी नली के थ्रू नीचे आ जाएगा, ये आहार नाल में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मुख का पार्ट है और यही नोज एंड नॉस्ट्रिल है, नाक।
सांस जब लेते हैं तो मुंह से भी लिया जाता है, नाक से भी लिया जाता है। सांस आती फिर मिलकर यहीं पर है और एपिग्लॉटिस खुलता है और विंड पाइप को खोल देता है और फूड पाइप को बंद करता है, फिर वो लंग्स में यानी फेफड़ों में चली जाती है हवा। यहाँ हम बात कर रहे हैं भोजन की, पाचन तंत्र की, तो हम अभी उस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि यहाँ पर कोई विंड पाइप है यानी सांस लेने वाली कोई नली है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे भोजन वाले की। तो भोजन वाली जो नली है वो आपकी ईसोफेगस कहलाती है। ये भी एक संरचना है, इसको ग्रास नली बोलते हैं। ईसोफेगस यानी ग्रास नली। ईसोफेगस ग्रास नली जो है ये जाकर खुलती है आपके स्टमक में, यानी यहाँ एक, ठीक, स्टमक में यहाँ स्फिंक्टर होता है यानी एक तरह का मुड़ाव होता है और यहीं से जब खाना प्रवेश करता है तो ये इसमें कुछ समय तक रहता है स्टमक के अंदर। ठीक है, यानी स्टमक को बोलते हैं आमाशय। आमाशय जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। ठीक है, ये मुख गुहा से प्रवेश हुआ, आपकी जो कुछ प्रक्रिया थी सलाइवा से मिक्स हुआ, खाना धीरे धीरे स्लो डाउन होकर यहाँ पर आया, फिर इस नली से पास हुआ और इसमें आ गया। अब यहाँ पर हम आमाशय का हम अंदर की संरचना थोड़ी देखेंगे। ठीक है, स्टमक की, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। आमाशय के अंदर की संरचना जो है वो कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ से और फिर, ठीक, अब ये आमाशय इसकी जो दीवार होती है, आमाशय की जो वॉल होती है, जो उसकी कवरिंग इंटरनल वॉल होती है, भीतरी दीवार, इस पे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस जैसे पदार्थ को स्रावित करती हैं, सेक्रीट करती हैं। म्यूकस एक ऐसा पदार्थ है, ऐसे म्यूकस जो एक दीवार बना देता है, परत बना देता है, म्यूकस जो इस आमाशय की दीवार को एसिड बेस इन सब चीज़ों से और खाना जब जो प्रवेश करता है फूड, तो वो इससे टकरा कर ये क्षतिग्रस्त ना हो जाए, ये सब चीज़ से बचाने के लिए ये म्यूकस की एक लेयर बनती है। उसके अलावा जो है एक एसिड सेक्रीट करने वाला सेल होता है और एक HCl सेक्रीट करने वाला सेल होता है और एक आपको चीफ सेल होता है जो आपको पेप्सिनोजन नामक एंजाइम सेक्रीट करता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो HCl जो है ये पैराइटल सेल से निकलता है। यहाँ कई तरह की सेल मैंने बताया होती हैं, तो पैराइटल सेल जो होती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। वो पूरा ये थैला भर देता है, पूरा भरा रहता है कुछ पार्ट, जिसमें फूड पार्टिकल आता है, खाना गिरता है और खाना जब उसी में चर्न होता है, घूमता फिरता है इधर उधर, तो पूरे खाने में एसिड मिक्स हो जाता है। उससे दो फायदे हैं एसिड से, जो पैराइटल सेल हैं उनसे एसिड निकलता है। अब एक्चुअली एसिड नहीं निकलता, उससे हाइड्रोजन और क्लोराइड ये दोनों निकलते हैं जो आपस में मिक्स करके HCl एसिड बना देते हैं। एसिड का pH जो है इसका है pH 2 के करीब रहता है, 2.4। तो इस लेवल के pH को बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। इतना
स्ट्रांग होता है कि बड़ा हानिकारक होता है, अगर कहीं रख दें तो तुरंत जला देगा। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद इसमें एसिड भरा रहता है, ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। एक्चुअली जो मैंने बताया म्यूकस, एक सेल जो है म्यूकस निकालती है, वो म्यूकस जो निकालती है उसी से ये एक लेयर, एक परत बनाती है जो HCl से रिएक्ट नहीं कर पाता। रिएक्ट करता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl जो है सामान्य हो जाता, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहीं पे ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो बाहर अंदर और इससे भेद नहीं पाता। तो यानी जो स्टमक की यानी आमाशय की दीवार है वो सुरक्षित बनी रहती है। इसी में एक बार अगर ये दीवार भेद दी जाए या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए, तभी व्यक्ति को दर्द पेट में शुरू हो जाता है। कभी कभी सुनते हैं अल्सर हो गया है किसी को। अल्सर का मतलब यही होता है कि ये जो म्यूकस की एक परत है उसमें छिद्र हो जाए, छेद हो जाए, परफोरेशन हो जाए, पंचर हो जाए, वो छेद हो जाए उसमें म्यूकस में, और वहाँ से एसिड रिस कर इसकी दीवार पर चोट पहुँचाए। जब दीवार पर चोट पहुँचाएगा तो बहुत सारी जो नर्व्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो उसको सेंस करके दिमाग में सिग्नल भेजेंगी, तो वहीं से दर्द का सिग्नल शुरू होगा। और दर्द बॉडी में तभी होता है जब बॉडी बताना चाहती है कि वहाँ समस्या है, उसको दूर करिए, तो यहाँ दर्द होने लगता है। यही होता है अल्सर में। तो अल्सर की बड़ी समस्या होती है कुछ लोगों की, तो वो इसी कारण से होती है। म्यूकस की जो परत होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि हमने म्यूकस के बारे में पढ़ लिया, HCl जान गए। HCl का सिक्रीशन स्राव पैराइटल सेल से होता है। इसके अलावा पेप्सिनोजन एक चीफ सेल होती है, चीफ सेल होती है, इससे पेप्सिनोजन निकलता है। ये एक तरह का प्रिकर्सर है, ये डायरेक्ट वो नहीं होता एंजाइम। ये HCl से जब मिलता है, अब चूंकि इसमें HCl भरा हुआ है, तो पेप्सिनोजन जब HCl से मिलता है तब जाकर वो पेप्सिन में बदल जाता है, रिएक्ट करके पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है, और यही एंजाइम आपका प्रोटीन में पाचक सिद्ध होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बहुत हो गया, आमाशय को देख लिया आपने। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की तरफ हम बढ़ते हैं। छोटी आंत का पहला जो है पार्ट वो डियोडेनम है, जो थोड़ा सा मुड़ा रहता है, यहीं से यू शेप में रहेगा, और यहीं पर बहुत सारी एंजाइम का सेक्रीशन होगा, और यहाँ बहुत सारे पाचन जो है स्राव होते रहेंगे, जिसकी वजह से खाने में जो एसिड था इसको न्यूट्रलाइज करते हुए बेस यानी जो अम्ल को उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर खाने का जो है काइम